उनकी सक्रियता में इस कारण से कमी आती है कि निश्चित रूप से उनको हमको सुविधाएं देनी पड़ेगी। निश्चित रूप से उनकी कार्यक्षमता में इस चीज का बहुत असर पड़ता है। कल सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाई जा रही है, परिस्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वर्तमान समय में करने की क्या जरूरत है। थोड़ा रुक के किया जा सकता था, थोड़ा पहले किया जा सकता था। कोरोना में इलाज की कमी की वजह से अस्पताल में व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। अस्पताल में बिस्तर की कमी की वजह से एम्बुलेंस में गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री निवास पर आत्मदाह करके एक युवक ने प्रदेश के युवाओं का क्या हाल है इसको बताया है। देखें तो वो 5 साल सत्ता में रहता है और 5 साल सत्ता में रहने के कुछ लोग तो 5 साल से कम भी रहते हैं, लेकिन 5 साल के कम रहने के बाद भी उनको जीवन भर की पेंशन दी जाती है। यहाँ उनकी सैलरी डबल कर दी जाती है, ट्रिपल हो जाती है। तो ऐसे में जब विधानसभा में इतने करोड़पति विधायक हैं, तो इस समय ऐसा करना कितना लाजमी। अब ट्रैवलिंग होगी नहीं और विधायक कहीं जाएंगे नहीं, भत्तों को बढ़ाना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। त्यागने का वक्त है। उनको तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपनी विधायक निधि का पैसा दे दिया, 11-11 लाख रुपया, अपनी सैलरी का 30-30% दे दिया। हमारे पूर्व विधायकों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 3.5 लाख रुपया जमा किया है। तो किसके लिए किया? जनता के लिए किया। कांग्रेस के विधायकों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की ये मंशा है। और तो क्वारंटाइन सेंटर पंचायतों द्वारा मेंटेन हुए, राज्य सरकार ने उनको 1 रुपया भी नहीं दिया। और पत्तल में, कागज में हमने सबने देखा कि पेपर में उनको खाना परोसा जाता था। भले ही किसी मुद्दे पर सरकार एक हो ना हो, भले ही किसानों के मुद्दे पर विपक्ष और पक्ष एक साथ नजर आए ना आए, भले महंगाई के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिले, लेकिन एक ऐसा मुद्दा होता है जहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं, दोनों के सुर एक साथ मिले हुए नजर आते हैं। ये मुद्दा है नेताओं का जनप्रतिनिधियों के वेतन वृद्धि से जुड़ा हुआ। कल दरअसल छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रियों ने, मंत्री कैबिनेट ने एक फैसला लिया है जिसमें पूर्व विधायकों को जो यात्रा कूपन मिलता है 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। वर्तमान में जो विधायक है उनका जो यात्रा कूपन है वो 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है और इसी तरह पेंशन में भी वृद्धि की गई है। तो वर्तमान समय में जब प्रदेश और देश लगातार कोरोना से जंग लड़ रहा है, कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे समय में जनप्रतिनिधियों के वेतन में और यात्रा कूपन में इस तरह की बढ़ोतरी को पर कई तरह के जो एक्टिविस्ट हैं वो सवाल उठा रहे हैं। जिस प्रकार हमने देखा था कि कुछ समय पहले शासन के एक फैसले के बाद ही अलग अलग विभागों में 30% फंड की कटौती की गई थी, लेकिन उसके बाद भी वर्तमान में कोरोना काल के बीच में विधायकों की, पूर्व विधायकों की जो ये बढ़ोतरी की गई है, सवालों के घेरे में है। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं, कानूनी मसले पर अच्छी खासी अपनी पकड़ रखते हैं और जनता को समझाते रहते हैं। सीए अमित चिमनानी जी मेरे साथ हैं, भाजपा का पक्ष रखने के लिए। इनके पास भी अच्छी खासी दलीलें होती हैं, आम जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार अपनी बात रखते रहते हैं। तो पहला सवाल सर, सुरेंद्र सर से मेरा यही रहेगा कि वर्तमान में कोरोना काल में जब हम जंग लड़ रहे हैं, तो विधायकों की, नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की ये बढ़ोतरी करने की क्या जरूरत पड़ी थी? निश्चित रूप से आदित्य जी, जैसा कि कोरोना संकट के दौरान हम देख रहे हैं कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जहां तक भत्ते का सवाल है, निश्चित रूप से यह किसी एक पार्टी के विधायकों के संदर्भ में नहीं है। ये तमाम दल जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सम्मानीय विधायक हैं, हमारे जनता कांग्रेस के भी छत्तीसगढ़ में विधायक हैं और कांग्रेस के भी विधायक। एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हम संघीय व्यवस्था में रहते हैं, हमारा जो ढांचा है वो संघीय व्यवस्था का है, लेकिन इस संदर्भ में प्रत्येक राज्य का एक अपना नियम है और बहुत विसंगतियां हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कई जो राज्य हैं वहाँ छत्तीसगढ़ से कम भी है वेतन भत्ते, लेकिन दिल्ली जैसे राज्य में लगभग जो आम राज्यों का जो बजट है इस संदर्भ में उससे लगभग 4 गुना है। तो इसमें एक तो हम बार बार बात करते हैं कि जनप्रतिनिधियों की सक्रियता के लिए
तो उनको बहुत सारे हमारे विधायक आज ही वायरल हो रहे हैं कई वीडियो, जैसे हमारे सामरी के विधायक हैं चिंतामणि महाराज जी, वो बाइक से जा रहे हैं, कई जगह रोड रास्ते भी नहीं है, 40% से अधिक वनांचल है। तो किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, अभी के विधायक हो या पूर्व विधायक हो, निश्चित रूप से उनकी सक्रियता में इस कारण से कमी आती है कि सारे तो सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से। माननीय अमित चिमनानी जी बहुत अच्छे टैक्स प्रोफेशनल है, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं टैक्स एडवोकेट हूँ, तो निश्चित रूप से हम राजनीति में जुड़े हैं, तो हमारा एक व्यवसाय भी है। लेकिन जो सक्रिय राजनीति में है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, जनप्रतिनिधि जो हैं, उनके सभी नेता जो है, सभी विधायक जो हैं आर्थिक रूप से सक्षम हो ऐसा नहीं है। और हम नए लोगों को मतलब इस हम चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए और राजनीति में जो वातावरण है और काम करने का माहौल है और उनकी कार्य क्षमता जो है उसमें बदलाव देखने को मिले, तो निश्चित रूप से उनको हमको सुविधाएं देनी पड़ेगी। निश्चित रूप से उनकी कार्य क्षमता में इस चीज का बहुत असर पड़ता है। ये राजनीति का विषय नहीं है, सारे पार्टी के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को बेहतर सुविधा मिलेगी तो उससे निश्चित रूप से कार्य क्षमता में हमको सुधार देखने को मिलेगा और ये आवश्यक भी है। कोरोना संकट का समय है और इस हमारे जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो निश्चित रूप से सुबह से शाम तक 24 घंटे लगातार वो अपने क्षेत्रों में सक्रिय रह के प्रयास कर रहे हैं, तो उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए। और 1,04,000 करोड़ का कुल बजट है प्रदेश का, उसमें बहुत ज्यादा फर्क इन भत्तों के कारण से मुझे नहीं लगता कि होगा। और निश्चित रूप से देश के बाकी राज्यों की अपेक्षा हमारे यहाँ जो खनन और उद्योग के बड़े केंद्र हैं, जैसे स्टील उद्योग है और खनन के क्षेत्र एनएमडीसी के माइंस हैं, उनमें कभी भी लॉकडाउन का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है, वहां निर्बाध रूप से काम चल रहे हैं। और अभी हाल ही में आंकड़े आए हैं, तो पहले क्वार्टर में निश्चित रूप से, जैसा केंद्र की हम बात करें तो कई अखबारों में ये आया कि 40% जीएसटी में और 30% इनकम टैक्स की कलेक्शन में कमी आई है। तो पिछले महीने ही हम पहला क्वार्टर का जब रिपोर्ट आया, तो जून का जो कलेक्शन है प्रदेश का जीएसटी का, वो निश्चित रूप से पिछले साल की तुलना में बढ़ा है। और लगातार कोरोना के समय भी हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी के लिए हमारे राज्य में अभी 27 तारीख को पिछले महीने वैकेंसी निकाली गई, 4540 पदों की भर्ती हो रही है और लगातार काम किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को सुरेश जी, मैं यहाँ पे सवाल एक करना आपसे चाहूंगा कि दरअसल सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाई जा रही है, परिस्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वर्तमान समय में करने की क्या जरूरत है, थोड़ा रुक के किया जा सकता था, थोड़ा पहले किया जा सकता था। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, अमित जी के पास चलते हैं। भाजपा का पक्ष जानते हैं सर, भाजपा कहाँ पे खड़ी हुई है, इस फैसले को भाजपा कैसे देखती है? मैं ये कह रहा था कि सामान्य सुरेन जी ने जो बातें कही वो अगर हम एक बार मान भी लेते तो वो शायद सामान्य परिस्थितियों में विचारणीय बात हो सकती है कि सुरेन जी जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। लेकिन आज जो परिस्थिति है वो ये है कि कोरोना में इलाज की कमी की वजह से अस्पताल में व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। अस्पताल में बिस्तर की कमी की वजह से एम्बुलेंस में गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री निवास पर आत्मदाह करके एक युवक ने प्रदेश के युवाओं का क्या हाल है इसको बताया है। हम देख रहे हैं कि जब कोरोना के टेस्ट बढ़ाने की बात आती है तो स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि टेस्ट तो हम बढ़ा लें लेकिन उसका खर्चा बहुत है। निजी अस्पतालों में प्रतिदिन लोगों को 25-25 हजार रुपए भरने पड़ रहे हैं प्रतिदिन। ये बात बहुत तर्क के साथ और अनुभव के साथ कह रहा हूं। और जो 14,580 शिक्षकों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उसे सिर्फ कोरोना की वजह से नियुक्ति नहीं दी जा रही है। पुलिस बल की भर्ती कोरोना की वजह से रोक दी गई है। एक विज्ञापन था जिसमें तनख्वाह 10,000 रुपए बताई गई थी, कोरोना का नाम लेकर के उस तनख्वाह को 70% कर दिया गया 7,000 रुपए। विकास कार्य पूरे हैं ये कह के कि भैया कोरोना है, पैसा नहीं है। योजनाओं के लिए आवंटन नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं कि कोरोना है, आर्थिक मंदी है। तो जब पूरे जो बाकी पैरामीटर्स हैं उसके लिए कोरोना है, तो मुझे लगता है इस चीज के लिए भी कोरोना है। बहुत कोई जल्दबाजी नहीं थी। कोरोना अभी कुछ समय में चला भी जाएगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं, तब हम कर लेते। और चाहे वो विधायकों के भत्ते की बात हो, चाहे अभी जो भवन दिल्ली में ये बना रहे हैं 60 करोड़ रुपए की लागत से, अभी जनता को लाभ देने की आवश्यकता है। कैसे हम जनता की मदद करें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और बाकी राजीव भवन बनाना, दिल्ली में भवन बनाना, हज हाउस बनाना,
अपनी सुविधाएं बढ़ाना, ये सब जनता के बाद की बातें हैं। तो हमारा पक्ष और मत बड़ा स्पष्ट है कि पहले जनता, उसके बाद कोई। सुरेश जी, सीधा हमला अमित जी आप पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि वर्तमान में जब सरकार का दृष्टिकोण के सामने सबसे पहले कोरोना न खड़ा होना चाहिए, सरकार इधर उधर की चीजों पर, भवन बनवाने में और ऐसी चीजों में लगी हुई है। सीधा हमला आप पर। आदित्य जी, निश्चित रूप से अमित जी के सुझाव और सलाह का पूरा सम्मान है। यहाँ हमारे पार्टी में और हमारे प्रदेश में अधिनायकवाद की कोई जगह नहीं है। पूरे मामले पर अभी विधानसभा सत्र 25 तारीख से शुरू होनी है। पक्ष विपक्ष के सारे तर्कों पर विचार किया जाएगा। यह मामला भी, यह मुद्दा भी विधानसभा में रखा जाएगा। निश्चित रूप से अमित जी ने जो चिंता की है वो जायज है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना के संकट के समय में जो शिक्षा कर्मियों की भर्ती की जो बात कही गई है, पूरे देश में स्कूल बंद है। देश में बंद होने से पहले ही छत्तीसगढ़ में 13 मार्च से हमारे यहाँ स्कूल बंद है और आगामी पता नहीं कब तक ये संकट चलते रहेगा, तब तक स्कूल की शिक्षा जो है वो बाधित है। निश्चित रूप से जैसे ही स्कूल खुलने के, हमारा जो है ये शिक्षा कर्मी भर्ती के जो 15,000 पोस्ट हैं लगभग फाइनल स्टेज में है। उनकी जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का वो तक हो चुका है। तो निश्चित रूप से हम अंतिम अवस्था में है। अभी कोरोना संकट के समय जो तत्कालिक जरूरत थी स्वास्थ्य विभाग में भर्ती, हम 1000 से अधिक वेलनेस सेंटर बनाए और अभी जो 4540 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई। निश्चित रूप से अमित जी की चिंता जायज है। एक बात और कहना चाहूंगा, पूरे राष्ट्रीय औसत हम देखिए 27 लाख संक्रमित है। हमारे यहाँ जो है कोरोना संक्रमितों की संख्या पूरे देश में जो संक्रमित है उनसे आधे % के आसपास है। हमारे यहाँ भी 16,000 के आसपास आंकड़ा है। पूरे देश में 27 लाख से अधिक है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक प्रदेश से ये आह्वान कर रहे हैं कि मृत्यु दर जो है 1% के अंदर लाना है। हमारे प्रदेश में आम जागरूकता, विपक्ष, सामाजिक और धार्मिक संगठन और आम लोगों की भागीदारी, जागरूकता, संकल्प और समर्पण का ही यह परिणाम है कि हमारे यहाँ जो मृत्यु दर है वो 0.8% है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय औसत हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, जहाँ सबसे विकराल समस्या है, हमारा प्रदेश जुड़ा हुआ है, तेलंगाना से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से हम बेहतर स्थिति में है। थोड़ा भटक जाएंगे अगर हम लोग पक्ष विपक्ष और केंद्र और वर्तमान किया जाए, वर्तमान मुद्दे पे हम रहें तो। लेकिन आदित्य जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, इसी के संदर्भ में अमित जी का सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन इसी के संदर्भ में जो जनप्रतिनिधियों की सुविधा बढ़ाने की बात है, निश्चित रूप से कोरोना से लड़ाई के समय भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस के हो या जनता कांग्रेस के हो, विधायक सांसद और तमाम जनप्रतिनिधि 24 घंटा लगे हुए हैं। कई बिहड़ अंचलों में उनका क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र जो है 40% से अधिक है हमारे प्रदेश में। तो निश्चित रूप से उनकी सुविधाएं, उनके जो भत्ते हैं उनको बढ़ाने से उनकी कार्यक्षमता में भी सुधार होगा, उनको मदद होगी, वो बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। निश्चित रूप से व्यवस्थापिका का, जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कार्यक्षमता में इस बात का असर पड़ेगा। बेहतर ढंग से कोरोना से निपटने के लिए कार्यपालिका में लगे हुए अधिकारियों से वार्तालाप करने, उनसे मिलने जुलने और व्यवस्था सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। अमित जी, अगला सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगा। ये केवल अभी वर्तमान की स्थिति की बात नहीं करूंगा, एक अगर मैं ब्रॉड सिनेरियो में अगर मैं ये बात करूं तो अगर आप एक पूर्व विधायक को देखें तो पूर्व विधायक तो देखें तो वो 5 साल सत्ता में रहता है और 5 साल सत्ता में रहने के, कुछ लोग तो 5 साल से कम भी रहते हैं, लेकिन 5 साल के कम रहने के बाद भी उनको जीवन भर भी पेंशन दी जाती है। यहाँ जब मैं अगर कहीं काम करता हूँ, 10,000 रुपए मेरी सैलरी है, तो मैं 1 साल बाद, 1.5 साल बाद देखूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा, 2,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा। विधायकों की जब बात आती है तो विधायकों की सैलरी जब डबल कर दी जाती है, ट्रिपल हो जाती है। तो ऐसे में जब विधानसभा में इतने करोड़पति विधायक हैं, तो इस समय ऐसा करना कितना लाजमी है? देवेंद्र जी की बात का रिफरेंस लेते हुए मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये बात एक आरोप नहीं है, पर लोगों के बीच चर्चा का विषय है कि कोरोना काल में पूरी तरीके से मूवमेंट बंद है, विधायकों के दौरे अभी प्रतिबंधित हैं। कोरोना में सबको घर पर रहकर टेलीफोन से और अन्य माध्यमों से लोगों की सेवा करनी है, बहुत कम ट्रैवल करना है। तो ऐसा समय जब ट्रैवलिंग होगी नहीं और विधायक कहीं जाएंगे नहीं, भत्तों को बढ़ाना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा जो लोगों में एक प्रश्न है
वो ये है कि इस बार कांग्रेस के विधायक बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो जो भी विधायकों के लिए निर्णय हो रहा है उसका सीधा साधा लाभ कांग्रेस के सभी विधायकों को ही होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जोगी जी की पार्टी हो। दुर्भाग्य से बहुत कम विधायक हैं इस बार, तो हम देख रहे हैं कि ज्यादा विधायकों को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। इससे पहले भी सभी विधायकों को लैपटॉप बांटे गए थे, हमने देखा कि लगातार ये सरकार विधायकों के लिए कर रही है। ठीक है, इसका विशेषाधिकार है, उसमें बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए त्राही माम कर रही है और हर तरफ निराशा है, आज यहाँ जो श्रमिक लौट करके आए, 7 लाख श्रमिक आए दूसरे प्रदेशों से, राज्य सरकार उनके खाते में 1 रुपया नहीं डाल पाई। क्यों नहीं डाल पाई? ये सरकार को सोचना चाहिए। आज जो कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, जो अपनी जान को खतरे में डालकर, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो जूनियर डॉक्टर्स हो, चाहे वो सीनियर डॉक्टर्स हो, इनका 1 रुपए का बीमा नहीं है। ये लोग अगर मर जाएं जनता की सेवा करते करते, तो इनके परिवार की मदद के लिए सरकार, राज्य सरकार द्वारा कोई प्रोविजन नहीं है। तो जब इतनी महत्वपूर्ण चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं और उसका कारण आप बता रहे हैं कि पैसा नहीं है, तो वो पैसा आपको लोगों की मदद के लिए नहीं है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, आपको दिल्ली में भवन बनाने के लिए, आपको यहाँ पर विधायकों को लाभ देने के लिए, आपको हज हाउस बनाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? यहाँ पर क्लियरली जो सरकार की बातें हैं वो विरोधाभासी नजर भी आ रही हैं और स्पष्ट भी है। तो मेरा यही आग्रह है सरकार से, सुरेंद्र जी से, बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं सुरेंद्र जी और सारी बातों को समझते भी हैं, कि जनता के लिए हम सबको मिलकर के काम करना है और हमको, जो भी जनप्रतिनिधि और राजनीति से जुड़े लोग हैं, उनको तो अभी त्यागने का वक्त है। उनको तो, जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपनी विधायक निधि का पैसा दे दिया, 11-11 लाख रुपया, अपनी सैलरी का 30-30% दे दिया। हमारे पूर्व विधायकों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 3.5-3 लाख रुपया जमा किया है। तो किसके लिए किया? जनता के लिए किया। आज समय है जनता को देने का, उनका पैसा उनके हित के लिए इस्तेमाल हो, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी विधायकों को सहूलियत मिले, इसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन अभी उपयुक्त समय नहीं है उसके लिए। अमित जी भाजपा में इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और आप पे आरोप लगा रहे हैं सुरेंद्र जी कि जब वर्तमान समय में केवल और केवल कांग्रेस के विधायकों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की ये मंशा है और सरकार ये प्रस्ताव को लाई है या फिर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सीधा सवाल सुरेंद्र जी। आदित्य जी, देखिए, कोई भी नीतिगत जब निर्णय होता है, विधायिका के रूप में जो ठोस डिसीजन लिए जाते हैं, वो किसी एक पार्टी के भले के लिए, एक पार्टी के लाभ के लिए बिल्कुल नहीं लिए जाते। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कोरोना संकट के समय, अमित जी शायद इनका अनुभव होगा, अमित जी का, कि इनकी पार्टी के लोग भले ना निकल रहे हों, पूरे छत्तीसगढ़ में आप कोई भी कांग्रेस का विधायक घर पे बैठ के अभी नहीं रहा है। तमाम एडवाइजरी को पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए, सुबह से रात तक 24 घंटे न केवल प्रशासन और निर्वाचित प्रतिनिधि, बल्कि कांग्रेस संगठन के लोग भी आपको फील्ड में मिलेंगे। कहीं से भी आप फीडबैक ले सकते हैं। जहां तक कोरोना काल में प्रदेश सरकार की प्राथमिकता की बात है, तो निश्चित रूप से पहले दिन से ही भूपेश बघेल जी की सरकार ने गांव, गरीब, किसान और आम जनता के हित में काम किया है। कल की बात मैं बता रहा हूं, कल राजीव जी की जयंती पर 1500 करोड़ रुपया किसानों को किसान सम्मान निधि, 232 करोड़ रुपया तेंदुपत्ते का बोनस, 4.5 करोड़ रुपया गोधन न्याय योजना का जो पेमेंट है वो किया गया। 1736 करोड़ रुपया कल की तारीख में किसानों के, मजदूरों के और गोपालकों के खाते में डालने का काम किया गया। जिस प्रकार से अमित जी प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे थे, 7.5 लाख के लगभग प्रवासी मजदूर हमारे छत्तीसगढ़ में वापस आए। हम सबने देखा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा 85% किराया के नाम पर झूठ बोला गया और 85% किराया देने की बात तो 50 रुपया बढ़ाकर लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने सारे मजदूरों की वापसी सुनिश्चित कराई, न केवल सुनिश्चित कराई बल्कि 25,000 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की, सफलतापूर्वक वो क्वारंटाइन रहे, उसके बाद वो घर गए। इसके साथ ही 40,000 से अधिक जो विद्यार्थी हैं उनकी वापसी हुई। और लगातार अमित जी जैसा आरोप लगा रहे हैं राजीव भवन का, वो संगठन का काम। हमारे पुराने भवन भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिल्ली का संगठन का काम नहीं है, दिल्ली वाला जो बनेगा वो उसके लिए सरकार पैसा दे रही है। देखिए अमित जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़
की हम बात करें या तुलना हम कर सकते हैं या तो छत्तीसगढ़ के 1.5 साल के कार्यकाल और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल कार्यकाल, या हमारे आसपास के जो राज्य हैं उनसे, या केंद्र सरकार से, उनके फोकस में क्या है। निश्चित रूप से जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 13 है, आप भी जानते हैं कि जो वित्तीय दायित्व सरकार को दिए गए थे, इसमें पूरा केंद्र सरकार जो है वो उसका दायित्व था कि न केवल जो किस्तें हैं वो स्थगित रखे जाए लोन की, बल्कि ब्याज भी माफ करना था। उसके साथ साथ तमाम तरह की जो व्यवस्था जो है उसे लगातार, आपने जैसा निजी अस्पतालों में इलाज की कीमतों पर आपने जैसा बात कहा, तो निश्चित रूप से जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है उसके तहत 3 तरह की सुविधा देने की जो बात है पूरे देश में लागू है। या तो सरकारी अस्पताल है जैसा एम्स है, मेकाहारा है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहां जाके इलाज करा, वहां निःशुल्क है। अगर कोई व्यक्ति निजी अस्पतालों में इलाज चाहता है तो वो जैसा नारायणा है, रामकृष्ण है, उस प्रकार के अस्पतालों में सुविधा पूरे देश के लिए है, वो आईसीएमआर का गाइडलाइन है। उसके साथ ही एक व्यवस्था और है, अगर कोई होम आइसोलेशन में रहना चाहता है अपने फैमिली डॉक्टर से डिक्लेरेशन भरवा के, वो आप केंद्र सरकार, हम तो मानते हैं कि केंद्र सरकार जो है उसको हक है इस संदर्भ में और वो कर भी रही है, तो ये संघीय व्यवस्था है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन किसी भी राज्य की तुलना में छत्तीसगढ़ सरकार पहले दिन से ही बेहतर प्रबंधन करती आई है, बेहतर व्यवस्था करती आई है। इस प्रकार का आरोप जो है वो निराधार है और निश्चित रूप से हम इसका कड़ा प्रतिवाद करते हैं। और ये जो वेतन भत्तों की जो बात है, निश्चित रूप से कोरोना संकट के समय हमारे जनप्रतिनिधि भी, मैं रायपुर की बात नहीं करता, जो भीड़ अंचलों में रहते हैं, कई जगह रोड रास्ते नहीं है, जैसा कि एक गर्भवती महिला की मौत का अमित जी उठा रहे थे, निश्चित रूप से संवेदनशील मामला है वो, और उसके लिए जो है वो 102 या 108 की व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है। वहां तक लाने के लिए उस गांव में पहुंच मार्ग नहीं था। निश्चित रूप से हमने 108 की व्यवस्था भी, पुरानी जो व्यवस्था थी उससे आमूलचूल परिवर्तन करके व्यवस्था की है, और 102 महतारी एक्सप्रेस भी, तमाम भ्रांतियां फैलाई गई, उसके बाद भी निर्बाध रूप से आज जारी है। तो सरकार की पहली प्राथमिकता गांव, गरीब, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य है। निश्चित रूप से सरकार बहुत गंभीर होकर काम कर रही है। फिर भी जो भी सुझाव और सलाह है अमित जी की पार्टी का, अमित जी का, निश्चित रूप से विधानसभा सत्र 25 तारीख से है, उसमें विचार किया जाएगा, सारे तथ्यों पर गहन मंथन करके जो उचित निर्णय होगा। और ऐसे काम में, जनहित के काम में, और अमित जी का और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्वागत है। अमित जी, आप उंगली उठा रहे थे, सवाल अगर आप पूछना चाहें तो फिर मैं कंक्लूजन कमेंट लूं। आप मैं ये कहना चाह रहा था कि श्रमिकों के बारे में माननीय सुरेंद्र भाई ने कहा कि वो क्वारंटाइन हुए सफलतापूर्वक, तो क्वारंटाइन सेंटर पंचायतों द्वारा मेंटेन हुए, राज्य सरकार ने उनको 1 रुपया भी नहीं दिया, और पत्तल में, कागज में हमने सबने देखा कि पेपर में उनको खाना परोसा जाता था। कितने लोग क्वारंटाइन सेंटर में सांप बिच्छू काटने से, सुसाइड करने से, बाकी चीजों की वजह से मारे गए हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति, पूरे देश में क्वारंटाइन सेंटर्स में सबसे ज्यादा मौतें छत्तीसगढ़ में ही हुई हैं। तो इसमें सरकार निश्चित तौर पर असफल हुई है और इसको स्वीकार करना चाहिए। और क्वारंटाइन सेंटर्स को पैसा नहीं दिया राज्य सरकार ने, अगर दिया है तो सुरेंद्र जी बताएंगे। वित्त आयोग के पैसे से पंचायतें उसे मेंटेन करती रही। और दूसरी चीज है, बहुत सारी बातें हैं जिसकी जरूरत है, जो हम बार बार कह रहे हैं लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। तो अगर समय कम है तो मैं इतना ही कहूंगा आदित्य जी, कि जनता को लाभ पहुंचे, सारा पैसा उनको मिले। पहली प्राथमिकता किसी भी राजा की प्रजा के लिए यही होती है। राजा भोग विलास करता रहे, नित्यदिन अपने लिए नई सुविधाएं निर्मित करता रहे और प्रजा रोती रहे, तो ये राम राज्य नहीं कहलाता। सत्ता और विपक्ष की दलीलें तो चलती रहेंगी, लेकिन नेताओं की जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी का मुद्दा हमेशा सामने आता है और हमेशा इसी तरह की बहस भी होती है। एक छोटी सी जानकारी आप दोनों से कंक्लूडिंग ओपिनियन लेने से पहले बताना चाहूंगा कि एक लोक प्रहरी नाम की एक एनजीओ है, सुप्रीम कोर्ट में इसने याचिका लगाई थी कि कैसे जो नेताओं की वेतन वृद्धि होती है, इसके लिए एक कमेटी बनानी चाहिए। उसमें समाज के अलग अलग वर्गों से लोगों को चुनना चाहिए, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि नेताओं की वेतन वृद्धि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैंने पूर्व विधायक छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोगों से बात करी तो उन्होंने भी इस चीज की बात कही थी। तो सुरेंद्र जी, कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता, समाज के लोगों को मिलाकर, समाज के अलग अलग वर्गों को चुनकर एक कमेटी बनाई जाए, एक प्रबंधन बनाया जाए जो डिसाइड करे कि नेताओं को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? निश्चित रूप से आदित्य जी, आज जो समय है आज बहुत तेजी से परिवर्तित होते जा रहा है। महंगाई दर जो है, मैं तो यह भी कहूंगा कि आज
सारे राजनीतिक पार्टियों को इस पर विचार करना चाहिए और न केवल जनप्रतिनिधि बल्कि जो किसान हैं उनके जो समर्थन मूल्य भी तय होता है उसको भी जिस प्रकार से सरकारी नौकरी में महंगाई दर को सूचकांक को आधार बनाया जाता है उस प्रकार से कुछ नया करके इसको परमानेंट एक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अमित चिमनानी जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो आरोप लगा रहे थे तो ग्रामीण और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। पंचायत के प्रतिनिधि जो हैं हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा कोरोना के लिए जो सेंटर संचालित किया गया था उस पर आरोप लगाना उनका अपमान है। निश्चित रूप से विकेंद्रीकरण की बात करते हैं हम, और दीगर कारणों से मौत को कोरोना से जोड़कर इस प्रकार से भ्रम फैलाना और डर का माहौल पैदा करना निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे जो जनप्रतिनिधि है, पंचायत जो बाहर से प्रवासी श्रमिक भाई आए थे उनको उनके गांव में ही वहाँ आंगनबाड़ी, पंचायत भवन या खाली स्कूल की इमारत पर व्यवस्था करना बहुत अच्छे से संचालित किया गया। पूरे देश में इस बात की चर्चा है, इतनी बड़ी संख्या में इतने अच्छे से संचालित किया गया। निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में 7.5 लाख लोगों की व्यवस्था करने में कभी थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बधाई के पात्र है हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच सरपंच, वो भी हमारे लोकतंत्र का एक हिस्सा है, प्रदेश के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। उनके द्वारा इस प्रकार से जो व्यवस्था करके संचालित किया गया क्वारंटाइन सेंटर, निश्चित रूप से वो भी बधाई के पात्र हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं उनका, और इस बात पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। अमित जी के चेहरे पर मुस्कान देख रहा हूँ सर। आखिरी में 20 सेकंड का आखिरी कंक्लूजन आप दे दें, तो उसके बाद फिर मैं डिबेट को समाप्त करूं, क्योंकि मेरे लिए भी समय की सीमाएं तय है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त पैसे की बहुत किल्लत है। यही वजह है कि किसानों को उनके हक का पैसा भी किस्तों में दिया जा रहा है। आज किसानों को पिछले साल जो धान बेची है उसका पैसा किस्तों में अगले बार जब धान बेचने का समय आ जाएगा तब तक भी नहीं मिलेगा। तो प्रदेश के ये हालात हैं कि सरकार बैंकों के कर्जों में भी डूबी है और किसानों के ऊपर भी जो मतलब किसानों के बिहाफ में भी एक कर्ज सरकार के ऊपर है। तो सरकार को चाहिए कि जितना भी सोर्सेस हैं उनके पास इनकम का, उसको जनहित के लिए पहले यूज करे, जो वादे किए हैं उसको निभाने के लिए यूज करे, और उसके बाद फिर अपनी सुख सुविधा और विलासिता के ऊपर ध्यान दे। हाँ, तो दोनों सत्ता के और विपक्ष के दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। दोनों ये चीजें साबित करना चाहती हैं कि सरकार काम कर रही है, सरकार काम नहीं कर रही है, कैसे जनता तक चीजें पा रही है। लेकिन कोरोना काल के बीच में वेतन वृद्धि जो की गई है, यात्रा कूपन जो बढ़ाए गए हैं विधायकों के, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में थे। एक विस्तृत चर्चा हमने की है इस चीजों को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए। आप दोनों ने अपना समय हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र वर्मा जी और अमित चिमनानी जी। आगे की खबरों के लिए देखते रहें द रूरल प्रेस। धन्यवाद।